नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए आला अफसर अमरजीत सिन्हा ने अपने कार्यकाल से 7 महीने पहले इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई है। उन्हें फरवरी 2020 में 2 साल के लिए पीएमओ में सलाहकार बनाया गया था। उन पर सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े मामले देखने की जिम्मेदारी थी। वो पीएमओ के तीसरे अधिकारी हैं जिन्होंने समय से पहले इस्तीफा दिया है। इसके पहले 2019 के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र ने इस्तीफा दिया था और उसके कुछ दिन बाद कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा ने पीएमओ छोड़ी थी। हालांकि अमरजीत सिन्हा के इस्तीफे को लेकर पीएमओ ने कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश शर्मा, अखिलेश, ये तीसरे अफसर हैं जिन्होंने समय से पहले इस्तीफा दे दिया है, अपने रिटायरमेंट के समय से पहले। तो ये एक अजीब सा संदेश देता है और सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कोई बयान भी नहीं आया है पीएमओ से। जी, निश्चित तौर पर नगमा, ये सवाल तो खड़े करता ही है। हालांकि ये बात जरूर है कि ये जो तीनों अफसर हैं, तीनों ही रिटायरमेंट के बाद इनको ये नियुक्तियां दी गई थी। हालांकि नृपेंद्र मिश्र तो 2014 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 2019 में भी उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उसके कारण का कभी पता नहीं लग पाया। यही कहा गया था कि निजी कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। पीके सिन्हा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, उन्हें बाद में प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया था पीएमओ में। बाद में उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अमरजीत सिन्हा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव थे, 2019 में रिटायर हुए। उसके बाद उन्हें पिछले साल ही 2 साल के लिए एडवाइजर नियुक्त किया गया था पीएमओ में, लेकिन 7 महीने पहले ही कार्यकाल पूरा होने के उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कारण नहीं बताया गया है, न ही पीएमओ की ओर से कोई अधिकृत बयान इस बारे में जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक कोई उसकी ओर से स्वयं बयान नहीं आता कि क्या कारण रहे हैं, तब तक इस बारे में केवल अटकल ही लगाई जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर 2 साल के भीतर ही 3 बड़े अफसरों का पीएमओ से जाना कई सवाल खड़े करता है। जी, धन्यवाद। 3 अफसरों का पीएमओ से जाना सवाल जरूर खड़े करता है। पीएमओ में सलाहकार पद छोड़ दिया है अमरजीत सिन्हा ने। इसके पहले नृपेंद्र मिश्र और पीके सिन्हा ने इस्तीफा दिया था वक्त से पहले। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से जातिगत जनगणना पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने की मांग की। नीतीश कुमार ने अपना रुख आक्रामक करते हुए जेडीयू सांसदों को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने भेजा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली से पटना तक जनता दल यूनाइटेड खासा आक्रामक दिखा। पहले संसद भवन में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अगुवाई में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से मिला और बीजेपी के कुछ नेताओं जैसे बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के इस तरह के बयानों पर नाराजगी दिखाई। लोग केंद्र सरकार के जो निर्णय है, और चूंकि यह 1931 के बाद से कभी नहीं हुआ, जो लाभ हानि है उस पर हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे। पर जब आरक्षण की सीमा भारत में 50% है, कॉन्स्टिट्यूशनली इससे ज्यादा किसी को भी नहीं। अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को चिराग पासवान का भी समर्थन मिला। 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है। तो जिसके लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं, जिसको आप इन योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, उसकी आबादी भी तो पता होनी चाहिए कि भाई कितनी आबादी है, नहीं है। तो हम लोग भी मजबूती से इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन नीतीश भी भाजपा के बदले बदले रुख से खुश नहीं दिखे और उनका कहना था कि इस जातिगत जनगणना से सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हम लोग जितने लोगों से बातचीत हुई है सब सर्वसम्मति से है। अब जरा बताइए, 19 में जब पारित हो रहा है तो उस समय क्या था? आज अचानक इस बात को अगर कोई कह रहे हैं तो ये सही बात नहीं। जातिगत जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति में गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक और बिहार में सारी पार्टियां इस मुद्दे पर उसके खिलाफ गोलबंद हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे हर दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर आक्रामक हो रहे हैं, वैसे में भाजपा के लिए अब इस मुद्दे पर टालमटोल का रवैया अपनाना राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है।
दिल्ली से राजीव रंजन और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुहर्रम के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी की एडवाइजरी पर विवाद हो गया है। शिया धर्म गुरुओं ने कहा है कि एडवाइजरी में उन्हें विलन की तरह पेश किया गया है। पुलिस इसे वापस ले क्योंकि इससे शिया सुन्नी झगड़े की आशंका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये पुरानी एडवाइजरी है जो हर साल जारी होती है और इसका मकसद किसी का अपमान नहीं है। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुसलमान पूरी दुनिया में मुहर्रम में गम मनाते हैं। इस मौके पे यहाँ काफ़ी पहले हिंसा भी हो चुकी है, इसलिए मुहर्रम से पहले पुलिस की एडवाइजरी जारी होती है। इस बार कोविड की वजह से मुहर्रम के जुलूसों पे रोक है। इसकी 4 पेज की एडवाइजरी में जिन बातों पे मौलानाओं ने एतराज किया है वे हैं कि शिया लोगों के तबर्रा यानी सुन्नी खलीफाओं पे अभद्र बातें पढ़ने पर देवबंदी मुस्लिम कड़ी आपत्ति करते हैं। शिया वर्ग के असामाजिक तत्व पतंगों और आवारा जानवरों पे तबर्रा लिख देते हैं। शिया और बरेलवी व सूफी सुन्नियों की ताजियदारी का कट्टरपंथी देवबंदी विरोध करते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं। एक चीज होती है कि सब हो सकता है, उन्होंने लिखा है कि ये सब हुआ करता है, होता रहता है। ये तो ये सब झूठा इल्जाम होता है। पहले ये लिखा है कि तबर्रा पढ़ा जाता है, जुलूसों में पढ़ा जाता है, आशंका नहीं है बल्कि पढ़ा जाता है। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूसों में हुई हिंसा के बाद 1977 में जुलूसों पे रोक लग गई थी। 20 साल बाद 1998 में 3 पक्षीय समझौते के बाद फिर जुलूस शुरू हुए। पिछले 23 साल से मुहर्रम के जुलूसों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसलिए मौलाना कह रहे हैं कि 43 साल पहले के बवाल का जिक्र इस एडवाइजरी में क्यों किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। आज 40 साल बाद उन तमाम चीजों को इस तरीके से लिखकर और फिर आम किया जा रहा है, यानी लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है। हम अफसोस का इजहार करते हैं इस जबान के ऊपर, इस खत के ऊपर। शिया सुन्नी दोनों तबकों को करीब लाने के लिए लखनऊ में पिछले 7 साल से शोल्डर टू शोल्डर संस्था ईद और बकरीद के मौके पे दोनों फिरकों की साझा नमाज कराती है। यही नहीं, इसके बैनर तले शिया सुन्नी मिलके बड़े मंगल और सिख गुरुओं के जन्मदिन पे भी लंगर और प्याऊ लगाते हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि ये पुरानी एडवाइजरी है, हर साल वही जारी हो जाती है, इसका मकसद किसी का अपमान नहीं है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीजें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लोग कहते हैं कि सरकारी महकमे लकीर के फकीर होते हैं और पुलिस मान रही है कि ये बहुत पुरानी एडवाइजरी है, हर साल यही जारी कर दी जाती है। भाई कोई पुरानी एडवाइजरी नए संदर्भों में कैसे जारी हो सकती है? हर साल कोई नए खतरों के अंदेशे हो सकते हैं, कुछ नए संदर्भ हो सकते हैं। और इस बार जब कोविड की वजह से जुलूसों पे पाबंदी है तो फिर 40 साल पहले होने वाले खतरों की एडवाइजरी क्यों जारी हो रही है? ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि नए संदर्भों में नए तरीके से एडवाइजरी नहीं जारी की गई। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। असम और मिजोरम के बीच विवाद खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के एनडीए सांसदों से मुलाकात की है और इस मीटिंग में असम और मणिपुर के अलावा त्रिपुरा के भी सांसद शामिल हुए। असम और मिजोरम के बीच चल रहे तनाव और विवाद के करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के सांसदों से मुलाकात की। उधर मिजोरम के गवर्नर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सांसदों के साथ गवर्नर साहब को ये भी यकीन दिलाया गया कि मामला सुलझाने से पहले दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। बाहर से बहुत से तथ्य हैं जो इस वायलेंस को ये मिजोरम और असम को जो बाउंड्री इशू को लेकर के भड़काने का काम कर रहे हैं। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर
जो हमारा छवि खराब कराने का कोशिश कर रहे हैं, ये सफल होने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी हरकत में आया दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की पहल के बाद दोनों राज्यों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। दोनों मुख्यमंत्रियों की भी मुलाकात हो सकती है। मंत्रालय एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी दोनों राज्यों को भेज रहा है ताकि राज्यों के अफसरों के बीच भी तनाव कम किया जा सके। लेकिन सामान्य हालात बहाल करने की राह में एक संकट बने हुए हैं। गोलीबारी में 6 जवानों की मौत की जांच को लेकर सहमति नहीं है। इसके अलावा असम द्वारा मिजोरम की नाकाबंदी भी संकट बढ़ाने वाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और विवाद के ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने पूर्वोत्तर का दौरा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किल ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट के मसलों को लेकर ज्यादातर हेमंता बिस्वा शर्मा पर ही निर्भर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे में यानी असम और मिजोरम के विवाद को लेकर बतौर असम के मुख्यमंत्री वो विवाद का हिस्सा हैं। साथ में दोनों ही राज्यों में भावनात्मक मुद्दे भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंच गई है। इस उपलब्धि की धमक भारत में इन खिलाड़ियों के घरों में दिखती रही। गुरजीत कौर के गोल ने भारत को वो बढ़त दिलाई जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे मुकाबले में पार नहीं कर सकी। इधर गुरजीत कौर ने गोल दागा, उधर अमृतसर में उनके घर पर जीत का जश्न शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक जीत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड हॉकी हिस्ट्री में, हमारे महिला हॉकी टीम टोक्यो में इतिहास रचा है और जिस तरीके से आज परफॉर्म किया, रियली मैं पर्सनली काफी सरप्राइज हुआ कि इस तरीके से परफॉर्मेंस पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। कुरुक्षेत्र की रानी रामपाल ने यहां तक पहुंचने में लंबा संघर्ष किया। उनके प्रदर्शन की कौंध सोमवार को कुरुक्षेत्र के उनके घर तक दिखी। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने कुछ ही दिन पहले याद किया था कि उनका खेलना किस तरह पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन हरिद्वार को अब वंदना पर गुमान है। यही कहानी कई अन्य खिलाड़ियों की भी है। सिरसा की सविता पुनिया के घर जश्न का माहौल है। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। देश धीरे धीरे पहचान रहा है, ये लड़कियां ही हैं जिन्होंने इस ओलंपिक में अब तक देश की शान बढ़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।